दोस्तों नमस्कार। जीत जाएंगे की सीरीज के तहत पाने की जबरदस्त इच्छा के साथ जिंदगी में जो सपने हम देखते हैं वो वास्तव में सच होते हैं और कोई बहुत ज्यादा समय की जरूरत नहीं पड़ती है। यदि ईमानदारी और नीयत के साथ और अथक प्रयास के साथ सही दिशा में मेहनत की जाए तो याद रखना रैंक मिलती है। हमें लगता है कि सर चयन होना बड़ा मुश्किल होता है। मुकेश चौधरी ने आज जो सिलेक्शन लिया है वो अपने आप में इस बात को साबित करता है। ये एक ऐसे क्षेत्र से आते हैं जहां खेती ही सब कुछ है। खेती के साथ, कृषि के साथ समय बिताना, खेत में काम करना, पढ़ाई करना और घर बैठकर और अपने सपने को सच करने की जद्दोजहद में लग जाना, ये बच्चा सिखाता है। पूरी राजस्थान में ज्योग्राफी में फर्स्ट रैंक आई है। एक ऐसा विषय जो आजकल बड़ा लोकप्रिय हो रहा है, हर किसी बच्चे की चॉइस है। उस विषय में पहली रैंक प्राप्त करके इसने ना केवल अपने मम्मी पापा को गौरवित किया है, हम जैसे टीचर्स ने जिससे इसने मार्गदर्शन लिया है, पढ़ा है, उनको भी बहुत अच्छे से गौरवित किया है। मुकेश, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। आपकी इतनी बड़ी सफलता है। क्या आपने सोचा था कि आपकी रैंक फर्स्ट आएगी? नहीं सर, रैंक फर्स्ट का तो मैंने सोचा नहीं था, लेकिन तैयारी इतनी जबरदस्त थी कि मुझे ये लग रहा था कि अब की बार सिलेक्शन जरूर हो जाएगा, चाहे किस्मत कुछ भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं लग रहा था कि अब की बार हो जरूर जाएगा। सबसे बड़ी चीज यही है, मन को लग जाना। मतलब आपका रिजल्ट का सबसे बड़ा पैमाना, पहला पैमाना यही होता है कि भी मन को ही लग रहा है कि सर हो जाएगा और वास्तव में हो जाता है। तो मुकेश, बहुत बड़ी सफलता है आपकी। रैंक मिलने के बाद, रिजल्ट सुनने के बाद किसके माध्यम से जानकारी मिली और मिलने के बाद कैसा फील हुआ होगा आपको कि मेरी फर्स्ट रैंक आई है? विश्वास हुआ था कि नहीं हुआ था? सर, रैंक इस पर विश्वास नहीं हुआ मेरा। जैसे रोल नंबर था 448702। अच्छा। मैं दोपहर को खाना खा के सोने के बाद जस्ट ऐसे मोबाइल देखा, नहीं आया, फिर वापस मोबाइल देखा तो पीडीएफ देखी, तो उसमें नाम सर्च किया, रोल नंबर डाला तो 4487 देखा और पीछे पोस्टर में पीछे वाला दिखा ही नहीं, उससे पहले जो रैंक 1 दिखी। अच्छा। तो वो एक अलग अनुभूति थी, उसे शब्दों में बांध पाना बड़ा मुश्किल है। उसके पश्चात मुझे खुद विश्वास नहीं हुआ, मेरे भाई को मैंने बताया। फिर मैं जो पेपर में जो एडमिट कार्ड पुराना रखा हुआ था वो मैंने एडमिट कार्ड में रोल नंबर मिलाए, फिर भी मुझे भरोसा नहीं हुआ कि शायद एसएसओ आईडी से एक बार वापस में डाउनलोड कर लेता हूँ एडमिट कार्ड। फिर मैंने देख के फिर मुझे लगा कि हाँ, ये मेरी ही रैंक है। ये बहुत बड़ी बात होती है। एक बच्चा जब जमीन से जुड़ा हुआ बच्चा प्रिपरेशन करता है, उसे रैंक से इतना मतलब भी नहीं होता है, बस केवल वो सोचता है कि मेरा चयन हो जाए। और उसी बच्चे का मेहनत जब रैंक में बदलती है तो उसे वास्तव में विश्वास ही नहीं होता है। ये किसी बच्चे की बड़ी ईमानदारी और नीयत को व्यक्त करता है कि कितनी ईमानदारी से उसने प्रिपरेशन की है कि वो रैंक देख के बिलीव नहीं कर पा रहा है, बार बार 2-3 लोगों से पूछ रहा है, अपने एसएसओ आईडी से चेक कर रहा है। ये बहुत अच्छी बात है और ये जीवन का सबसे बड़ा ग्रेट मोमेंट होता है और जिंदगी की सबसे बड़ी सफलता। क्योंकि मुकेश ने पहले रीट का एग्जाम भी दिया था और रीट का एग्जाम में इसके नंबर भी बहुत अच्छे थे, लेकिन वो एग्जाम जो है वो एक प्रकार से कैंसिल हो गया। तो एक पहला झटका था और उस झटके के बाद जो है वो दूसरी बड़ी सफलता अर्जित करना। हिस्ट्री से भी पीजी कर रहे थे, लेकिन ज्योग्राफी से भी इनकी पीजी, और दोनों विषयों में कॉम्बिनेशन स्थापित करते हुए ज्योग्राफी को चुनना, ठीक है। और उसका रिजल्ट भी एग्जाम से 20 दिन पहले आना। 20 दिन पहले जी सर। बहुत बड़ी चीज होती है। हम कई बार कहते हैं कि सर क्या होगा, क्या नहीं होगा, इतने दिल से अपन डरे रहते हैं। याद रखना, इस बच्चे को विश्वास था, इतनी पॉजिटिविटी थी और आज ये फर्स्ट रैंक के साथ मेरे साथ बैठा है, ये आप लोगों से रूबरू हो रहा है, बहुत बड़ी बात है। कैसे क्या प्रिपरेशन की मुकेश आपने इस दौरान, ठीक है, कैसे क्या चीजों का, कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, बताएं बच्चों को ताकि बच्चों को एक मोटिवेशन मिले। सर्वप्रथम तो सर मैं एक शॉर्ट ब्रीफ में मैं मेरा परिचय देना चाहूंगा। मेरा नाम मुकेश चौधरी, अनादरा गांव है, माउंट के पास ही, सिरोही जिले से बिलोंग करता हूँ। मेरे पापा किसान का काम करते हैं। मेरी इस साल अभी कुछ दिनों पहले जो ज्योग्राफी का रिजल्ट आया स्कूल लेक्चरर, उसमें ऑल राजस्थान रैंक 1 प्राप्त हुई है। मेरे मार्क्स आंसर की से लगभग 364 के आसपास थे। प्रथम प्रयास में मेरी तैयारी अच्छी थी, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ क्लियर हो गया था। बहुत बढ़िया। सर्वप्रथम मैं इसके साथ ही आपको भी बधाई सर और शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे समय समय पर मार्गदर्शित किया और साइकोलॉजी के लिए जो एक दिमाग में साइकोलॉजी के लिए साइकोलॉजी फिट की वो एक बहुत बेहतरीन साबित हुई सर। जी जी जी। तो उसके लिए मैंने आपके YouTube चैनल से शुरुआत में वीडियो देखे थे
नीट में भी मैंने सर आपको साइकोलॉजी के लिए आपके लिए ही पढ़ा था, टेस्ट भी उसकी दी थी, और इसके लिए भी मैंने शुरू से ही आपका कोर्स दोबारा फर्स्ट ईयर के लिए अलग से लेके और इसके लिए प्रिपेयर किया था, जिसका मुझे एग्जाम में बहुत बेनिफिट हुआ। इससे हमारे साइकोलॉजी में 20 क्वेश्चन सर आए थे, उसमें से मेरे 19 क्वेश्चन सही थे। बहुत शानदार, ये बहुत बड़ी बात है। सर गलत हुआ वो भी शायद कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैंने सही से पढ़ा नहीं, क्वेश्चन जल्दी जल्दी में हो गया, बाकी बहुत सब उसमें से लगभग आ गया था सर पढ़ाया। बहुत शानदार। जिससे और जो प्रथम पेपर है वो मैंने अलग अलग तरीके से, जैसे साइकोलॉजी आपसे की, उसके लिए मैंने ज्योग्राफी के लिए मैंने क्लासेज ली थी कोचिंग की, ऑनलाइन से मैं माध्यम से पढ़ा। और सर ऑनलाइन माध्यम में जो आप काम कर रहे हो उसका हम जैसे जो बिल्कुल मतलब किनारे पे जो आ नहीं सकते हैं, मतलब यहाँ दूर दराज के बच्चे हैं उनके लिए सर बाकी जो टीचर थे, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनके लिए भी ऑनलाइन आने का कारण आप ही हो सर। सही बात, लगभग सब आ गए हैं तो हम भी आ जाते हैं। बहुत बढ़िया। ज्योग्राफी आपने कुलदीप जी सर से? हाँ सर, हाँ सर, बहुत बढ़िया सर। ऑनलाइन लिया था, ऑनलाइन कोर्स लिया था उन्होंने ज्योग्राफी का भी। और बहुत बड़ी चीज ये है कि देखो माउंट आबू का बच्चा है, मैं इससे पूछ रहा था रास्ते में जब आया तो सर 7.5 किलोमीटर दूर है, पैदल ही चले जाते हैं माउंट आबू, बहुत बड़ी चीज है। और ये सबसे बड़ी चीज है ऐसे क्षेत्र से निकल के आना जहाँ एजुकेशन का इतना बड़ा प्रचार नहीं है, जहाँ एग्रीकल्चर के आसपास पूरी जिंदगी इर्द गिर्द घूमती है, वहां बच्चा ऑनलाइन के माध्यम से साइकोलॉजी पढ़ता है, सब्जेक्ट पढ़ता है, अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखता है और अपने सपने सच करता है। ये कहीं ना कहीं उन बच्चों के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है जो बहाने बनाते हैं कि सर घर पे पढ़ाई नहीं हो सकती, इसने कंप्लीट स्टडी घर से की है। और सर मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जैसे ये सब्जेक्ट लगभग हमारी साइड सर इस मतलब कुछ समय में ही आया है। जी। काफी टाइम पहले सीकर, झुंझुनू, जयपुर, भरतपुर, अलवर यहीं से लगभग सिलेक्शन होते थे। और हमारे वहाँ के लोगों को ये जरूर लगता था, मतलब जो एरिया कट है, मतलब पूरे से सेंटर से दूर है, उनको लगता था यहाँ से सिलेक्शन होना भी मुश्किल है। सिविल की जगह शायद कोई जल्दी में पड़ता है तो सीकर ही लेने आता है कि सीकर का ही होगा। सही बात, सही बात। जो चित्र कटे हुए और जुड़े हुए नहीं है, उन विद्यार्थियों से भी कहना चाहूंगा कि यदि आप लगे हुए हैं, किसी एक लक्ष्य को लेकर बैठे हैं और उसमें अपना सर्वस्व दे रहे हैं, तो आपको परिणाम जरूर मिलेगा। बहुत बड़ी बात कही है। एक ऐसे क्षेत्र से जहाँ रैंक सिलेक्शन होना बहुत बड़ी बात होती है, वहां से फर्स्ट रैंक आती है, तो कहीं ना कहीं लोगों को लगता भी कि सिरोज से बच्चा कैसे टॉप कर सकता है। लेकिन ईमानदारी, नियत सबसे बड़ी चीज है। और मुझे बड़ा सुकून महसूस होता है आप जैसे बच्चे, मैं तो कहता हूँ मेरा फायदा अब मिला है। पहले ऑफलाइन तक सीकर झुंझुनू तक सीमित थे, आज अब राजस्थान भर का पूरा बच्चा, राजस्थान से बाहर का बच्चा देख पा रहा है, सुन रहा है, तो बड़ा अच्छा लगता है। आप जैसे बच्चे ऐसे परिवारों से निकल के आते हैं, कॉमन परिवारों से निकल के आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आपकी मम्मी की तबीयत बहुत खराब रहती है, साइकोलॉजिकली उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, और आपका ड्रीम भी था कि कैसे भी करके मम्मी के पास रहना है, मम्मी की देखभाल करनी है, क्योंकि भैया का भी ऐसा ही में हो गया है। तो कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं मैं ऐसी तैयारी करूं कि कम से कम अपने परिवार के पास रह सकूं और अपनी मम्मी की देखभाल कर सकूं। ये बहुत बड़ी चीज है। और आदमी कहते हैं ना कि भगवान सुनता है। आज रैंक फर्स्ट आई है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपने घर के आसपास कहीं ना कहीं नौकरी करेंगे और अपने परिवार के साथ रहेंगे, अपनी मम्मी की विशेष रूप से आप देखभाल कर पाएंगे। और मुकेश, क्या बताना चाहेंगे बच्चों को? आजकल के बच्चे बहुत तनाव में आ जाते हैं जल्दी, क्या बोलना चाहेंगे? जी सर, मैं पहले पाठ्यक्रम विशेष के रूप में सर बोलना चाहूंगा कि जैसे कुछ पॉइंट्स मैंने सर लिखे थे। सर्वप्रथम मैं कंटेंट के बारे में बोलना चाहूंगा कि यदि आप तैयारी करते हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, कुछ भी, आप कंटेंट बहुत ही मतलब अच्छा चुनिए, क्योंकि वो एक तरीके से राजा है, उसके बिना उसके आधार पर ही मतलब जीत होती है। तो कंटेंट को सीमित मात्रा में रख के आप बहुत पढ़ना चाहिए और उसको बार बार रिवीजन भी बहुत मस्ट है। आप जितना रिवीजन करोगे उतना आपको मतलब बाद में याद होता जाएगा और एग्जाम में आते ही ऑप्शन एलिमिनेशन से भी आप यदि कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो भी उसका हल ढूंढ पाएंगे। इसके अलावा मैंने टेस्ट सीरीज जो ज्वाइन की थी, सर की भी टेस्ट सीरीज साइकोलॉजी की थी, बाकी सब्जेक्ट्स की अलग अलग मैंने ली थी, वो दिए थे मैंने टेस्ट। तो टेस्ट सीरीज का ज्वाइन करने का ये उद्देश्य रहता है कि विद्यार्थी अक्सर टेस्ट सीरीज टेस्ट देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो खुद से शायद उनकी मेहनत जो उन्होंने की है वो उससे दूर भाग जाना चाहते हैं कि मेरे जो कम नंबर आए तो मैं शायद उसको नहीं देखूं, और जो देखते हैं तो भी तनाव में आकर वो साइड में रख लेते हैं, उसका एनालिसिस नहीं करते हैं। बाकी जो सर टेस्ट सीरीज जो डिजाइन होती है वो उस तरीके से होती है कि एग्जाम में लगभग आए प्रश्न उसमें से उठते हैं और उसमें जो गलत करते हैं उसका एनालिसिस नहीं करने के कारण वापस एग्जाम में अपने वो क्वेश्चन गलत होते हैं। तो उसको रोकने के लिए टेस्ट सीरीज का एनालिसिस करना चाहिए और उसको अपने नोट्स में ऐड करना चाहिए, जिससे आप उसको आगे मतलब अपने सिलेबस के अनुसार जो रिवीजन करें तब वो तथ्य आपके क्लियर रहे, वापस जो गलती ना हो। बहुत बड़ी चीज बताई है मुकेश ने। मैं आप सभी बच्चों को ये कहना चाहूंगा कि जिंदगी में कुछ चीजें हैं, गाइडेंस ही सब कुछ है।
और मैं तो हमेशा आप लोगों को कहता हूं, मैं तो एज ए मेंटर आपके लिए काम करता हूं। आपको हर ये चीज, इन चीजों का बहुत अच्छे से योगदान होता है कि इसने बच्चे ने जैसे बताया कि पहले पाठ्यक्रम एनालिसिस करें, कौन सी चीजें कैसे क्या पढ़नी है, और करने के बाद उन चीजों को बार बार रिपीट करें। सीमित चयन सामग्री, बहुत अच्छा वर्ड यूज किया है। अनावश्यक कंटेंट एकत्रित नहीं करना, बहुत सारी किताबें एकत्रित नहीं करनी, बहुत सारे कोर्स एकत्रित नहीं करने। जहां आपको लगता है कि बहुत बेटर है, मुझे इनके साथ जाना है, इनके साथ चलना है, उस विषय वस्तु के साथ चलिए, और लास्ट में अपना मूल्यांकन करने के लिए आप एक अच्छे लेवल के टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिनसे आपको एक आइडिया लगेगा कि क्या कमियां रह रही हैं, कहां मैं गलतियां कर रहा हूं, उन गलतियों को मुझे कैसे इंप्रूव करना है। क्योंकि कोई भी टेस्ट सीरीज जो होती है वो एग्जाम पैटर्न पे होती है, और क्वेश्चन पेपर का उसमें समावेश होता है, तो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी को एक पैनी धार देने के लिए टेस्ट सीरीज का एक बड़ा योगदान होता है। बस सबसे बड़ी चीज है सीमित कंटेंट के साथ और बार बार रिपीटेशन। बहुत अच्छी बात बोली। और मुकेश, और सर जो प्रीवियस पेपर होते हैं उनकी जो मार्केट में कोई भी बुकलेट आती है उनकी व्याख्या से किसी भी क्वालिफिकेशन की, तो उनको अवश्य ही पढ़ना चाहिए। जरूर, सही बात। उसमें से वो क्वेश्चन आते हैं वो शायद डायरेक्ट आ जाते हैं, और फिर बाद में पता चलता है ये कहाँ से आया, अपन ढूंढते हैं किसी गाइड में नहीं था, फिर पता चलता है सर वो प्रीवियस ईयर। ये तो सबसे बड़ी चीज है आजकल तो सफलता की मानता हूँ मैं ओल्ड क्वेश्चन पेपर। और विभिन्न जो सेक्शन होते हैं पाठ्यक्रम के, उनमें प्रीवियस ईयर को अपन काउंट करके ये भी लगा सकते हैं कि किसका कितना पोर्शन आ रहा है, अपन को किसको ज्यादा मतलब प्रायोरिटी देनी है। जैसे फर्स्ट पेपर में इसको एग्जांपल लेके समझे तो 7वीं से 12वीं शताब्दी के जो राजपूत थे वो टॉपिक ऐड किया हुआ है, तो उसमें लगभग चांस रहते हैं सर गुजर प्रत्यार से क्वेश्चन आएगा। और वो एक क्वेश्चन आता है, इतना सिलेबस है तो उससे एक ही आएगा, और वहीं से आएगा। और यदि आपके पास सीमित समय है तो वो गुजर प्रत्यार का एक पेज पढ़कर भी आप वो एक क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं आराम से। बहुत अच्छी बात बोली है। ये चीज मैं पाठ्यक्रम एनालिसिस कर रहा था तो मुझे लगा कि मैं फर्स्ट पेपर में मुझे हिस्ट्री पढ़ानी है बच्चों को इस बार, तो मैं यही सोच रहा था कि देखो कितने टॉपिक्स आराम से दिख रहे हैं। गुजर प्रत्यार में भी एक चीज, सबसे बड़ी चीज ये है कि ऐसे हर टॉपिक में यदि अपन ओल्ड क्वेश्चन भी देख लेते हैं ना, वहां से क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन गलतियां अपन ज्यादा करते हैं, कंटेंट अपन ज्यादा एक्टिव करते हैं, उससे फंस जाता है बच्चा। और वही 4-5 राजा हैं, उनकी वही 4-5 फैक्ट है कि वो हर एग्जाम में सर आ जाते हैं। सही बात है, एकदम सही। इसके अतिरिक्त सर मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि सिलेबस का जैसे कोई भी टॉपिक होता है, अधिकतर विद्यार्थी जो तैयारी करते हैं जिन्होंने 1-2 अटेम्प्ट दिए हैं, उनका ये मानना है कि फर्स्ट पेपर में सर हम रह जाते हैं। तो फर्स्ट पेपर में रहने का जो 40% एक नया क्राइटेरिया है वो तो दुविधा है, इसके अतिरिक्त उनके कम स्कोर हो रहा है, उससे भी वो फर्स्ट पेपर में कहीं ना कहीं रह जाते हैं। तो इसका सबसे बढ़िया ये होता है कि आप मतलब तैयारी के दौरान बहुत सारे टॉपिक होते हैं, उनको आर्ट्स वाला जो स्टूडेंट होता है वो छोड़ ही देता है। जैसे कि मैथ रीजनिंग होती है, उसको मैथ रीजनिंग को वो स्टूडेंट स्किप ही कर देता है, मतलब उसके क्वेश्चन अटेंड करने का वो जरिया है वो ही 65 क्वेश्चन 75 में से ऑलरेडी हो चुके होते हैं। किसी को इंग्लिश नहीं आती, वो 5 क्वेश्चन छोड़ देता है। तो एग्जाम्पल से जैसे समझे, जैसे किसी को इंग्लिश नहीं भी आती है तो भी वो इंग्लिश में से फिक्स क्वेश्चन होते हैं, एक पैसिव वॉइस से आएगा, एक इनडायरेक्ट से आएगा, आर्टिकल और डिटरमिनर। 3% तो आराम से कर सकते हैं, यहाँ से 3 क्वेश्चन कर सकते हैं, और ये 3 मेरे भी 3 ही हुए हैं सही 5 में से। तो 3 क्वेश्चन 4 टॉपिक को पढ़ के, और ये 4 टॉपिक मुझे लगता है 3 दिन में 1-2 घंटे भी दो तो 3 दिन में से 3 दिन में तैयार हो सकते हैं। बहुत अच्छी चीज बोली है कि फर्स्ट पेपर में आप उन चीजों को इग्नोर ना करें जिनके नाम में गिरते हैं आप। इंग्लिश है, मैथ रीजनिंग का एक ऐसा पार्ट है जिसमें आप सब टॉपिक नहीं पढ़ सकते, लेकिन आप कोशिश करें कि उनमें से 50 से 70% के आसपास कुछ जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उनको कवर कर लें, और बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है इन चीजों में। तो कहीं ना कहीं वहां यदि अच्छा स्कोर कर गए तो 40% वाली टेंशन खत्म होगी, फिर वही पेपर आपके सिलेक्शन में बड़ा योगदान दे सकता है। तो बहुत पॉइंटेबल बात है। और बता, इसके अलावा सर जैसे ये वो सिलेबस छोड़ दे, उसमें फिर वो दूसरे अटेम्प्ट में भाई वो चीज विद्यार्थी पढ़ना स्टार्ट करते हैं, फिर उनको महसूस भी होता है कि शायद हमने पिछले अटेम्प्ट में पढ़ ली होती तो 3 साल हम पीछे नहीं जाते। तो पहले चरण में इतनी अच्छे से इन चीजों को देख के जाए कि दूसरी बार अफसोस करने का मौका ही हमें नहीं मिले। सर जैसे अभी कुछ दिन पहले मैंने वीडियो देखा था, आपने जैसे एक वो कोटेशन था कि एक एग्जाम एक ही बार, हाँ ये आपने वीडियो अब डाला है, लेकिन मैं जब शुरू से तैयारी 2 साल पहले से मेरे माइंड में ये क्लियर था कि एक एग्जाम बस एक बार दो। बहुत शानदार। मैंने रीट का एग्जाम सर मैं जोधपुर घूम के आया, लेकिन देख ही नहीं आया सर। अच्छा, मैं बोल के गया था मैं देने जाऊंगा, लेकिन मेरे मन में मैंने डिसाइड कर लिया था कि ये एग्जाम कैंसिल हुआ है तो मैं वापस उसको नहीं दूंगा। इसके बहुत बड़ी बात है, मन में विल पावर, इच्छा शक्ति वास्तव में इसे बोलते हैं कि जब तय कर लिया कि मुझे एक एग्जाम एक बार देनी है, और ये हर कोई नहीं कर सकता है, हर कोई नहीं सोच सकता, क्योंकि जब तुम ये अपने माइंड सेट में लेते हो ना कि मुझे एक परीक्षा एक बार देनी है, तो आपकी प्रिपरेशन, आपके एक्शन, आपकी दिनचर्या, आपकी हर चीज उसी अकॉर्डिंग चलेगी। याद रखना। तो कोशिश करें
कि मायने फिर करके चले, एक एग्जाम एक बार, अपने प्रिपरेशन को उस लेवल पे लेके जाना है कि दूसरी बार देने की आवश्यकता नहीं पड़े, जैसा मुकेश ने किया। और सर मैं वहां जाके एग्जाम सेंटर के बाहर तक गया, उसके बाद वहां सेल्फी लेके फिर मैं बस में बैठ के वापस दूसरे दिन सर घर आ गया। वाह, क्योंकि क्या वो किसी को बताई तुमने? नहीं बताई सर, पहली बार बता रहा हूँ। देखो ये चीजें बहुत बड़ी बात होती है लाइफ में, कुछ ऐसे इवेंट होते हैं लाइफ में, कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, और शायद कोई बच्चा ऐसा बताएगा नहीं, मेरे को भी कोई बच्चा ऐसा करेगा भी नहीं। ये पहला बच्चा मैं सुन रहा हूँ जिसने ऐसा किया है। और फिर पूछा भी घर आके पेपर कैसा हुआ, मैंने बोला ठीक हुआ, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा वो पेपर, मैंने उसमें पहले से इतने मार्क्स थे, मैं वो दे चुका था, इसलिए मुझे लग रहा था कि इसमें अपना हो ही जाएगा। और वो मेरी एक हार्दिक इच्छा थी कि मैं एक ही बार एग्जाम दूं। एक ही बार एग्जाम। बहुत बहुत शानदार बात बोली है। कोशिश करें कि इस थीम को अपनी जिंदगी में अपनाएं। मुकेश, कभी ऐसा लगा कि तनाव बहुत हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, कभी ऐसा फील हुआ एग्जाम के दौरान? एग्जाम सर मैंने जो सीमित समय मिला मेरे को, मैं सब्जेक्ट भी चेंज किया था। जैसे ज्योग्राफी में मैं अप्रैल में आया था, तो सिलेबस पूरा नहीं हो रहा था, तो उसके लिए मैंने सही रणनीति, मेरे भाई का बहुत सहयोग रहा, उन्होंने मेरे को बहुत तरीके पढ़ना कैसे है वो तरीका बताया, तो मैंने काफी क्लासें ली, जो काम की थी वो, बाकी मैंने प्रिंटेड नोट्स ही मैंने पीडीएफ भी निकलवा ली थी। बहुत बढ़िया बात, बहुत तो काफी बोलते हैं कि ऑनलाइन कोर्स में ज्यादा समय लगता है, आप यदि उसको खुद के हिसाब से एडजस्ट कैसे करना है, उसमें क्या क्या मतलब उसमें और अलग तरीके से चेंज करने हैं, आपको कैसे पढ़ना है सर, तो सबका लेवल लेके चलना पड़ता है, लेकिन विद्यार्थी अपने हिसाब से उस कोर्स को भी एडजस्ट कर सकता है। ऑनलाइन की ये बहुत अच्छी विशेषता है। बहुत बड़ी चीज बोली है कि हमें अपने खुद के अकॉर्डिंग, हमें कहाँ फायदा हो रहा है, कहाँ नुकसान हो रहा है, जब हमें लग रहा है कि पूरी वीडियोस हम नहीं देख पा रहे हैं, तो वहां में प्रिंटेड नोट्स के माध्यम से, बुक्स के माध्यम से, जहां हमें लग रहा है, मतलब कहीं ना कहीं आपको अपना एक तरीका इजाद करना पड़ेगा, अपने आप को मौलिक बनाना पड़ेगा, तब जाके बहुत बेहतर कर वैसे सर मैंने सिलेबस को बहुत बार कर लिया था, उसके बाद मैंने खुद की ज्योग्राफी के नोट्स बनाए थे, शॉर्ट नोट्स बनाए थे, उसके लगभग मैंने 40 पेज में मैंने पूरी ज्योग्राफी को समेट लिया था। बहुत बहुत शानदार। ये 40 पेज में ज्योग्राफी वाले स्टूडेंट इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि 40 पेज में पूरे भूगोल को सीमित कर लेना। 30 क्वेश्चन आते हैं सर उसके पूरे, लगभग मेरे उसमें से काफी क्वेश्चन आए थे। बहुत शानदार। ये चीज बहुत जरूरी है, खुद के नोट्स बनाना, उससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है कि लास्ट टाइम हमें इतनी सारी चीजें पढ़नी है, और लास्ट टाइम आप उसको बड़े आराम से रिपीट करेंगे। सर अब जैसे वीडियो अपलोड होगा तो सर कमेंट भी आएंगे कि सर वो नोट्स हमको भेज दो, काफी विद्यार्थी कहेंगे, लेकिन हकीकत बात ये होती है आप डेमो के लिए 1-2 पेज जरूर देख सकते हो कि कैसे लिखना है, क्या लिखना है, कैसे फायदा रहेगा। लिखना भी खुद की चीज, बनाने जो खुद के लिए जो खुद की मेहनत होगी वो उसके वही काम आएगी। हमेशा ये चीज बहुत अच्छी बात बोलिए। मैं देखता हूँ कि कई ग्रुप होते हैं फेसबुक पे, ये डाउनलोड करने के लिए हमारे नंबर, ये ये सबसे गंदा सिस्टम होता है। एक अच्छा बच्चा हमेशा अपनी मेहनत पर विश्वास रखता है। मुकेश ने अपनी मेहनत की है, तुम अपनी मेहनत करो। उसने तरीका बताया कि अपने नोट्स अपनी भाषा में संक्षिप्त में पूरे नोट्स तैयार कर लो, लेकिन बनाने तुम्हें पड़ेंगे। तुम सोचो कि कोई बना बनाया तुम्हें माल परोस दे, बनी बनाई थाली तुम्हारे सामने लाके रख दे और तुम खा लो, वो खाना कभी भी तुम्हारी हेल्थ के लिए सही हो ही नहीं सकता जब तक उठ के थाली नहीं लोगे, जब तक उसमें रोटी नहीं डालोगे, जब तक उसमें गिलास में छाछ नहीं डालोगे, और जब तक खुद उठा के अपने मुंह में नहीं डालोगे, तब तक याद रखना वो खाना तुम्हारे लिए स्वास्थ्यवर्धक नहीं और तुम्हारे लिए काम नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं हमें वो करना पड़ेगा। और सर मानसिक तनाव जैसा कि आपने बताया, उसके लिए मैं कुछ बातें कहना चाहूंगा। यदि आप मेंटली स्टेबल नहीं है तो आपको कभी भी मतलब सफलता मतलब मिलेगी नहीं, क्योंकि इसका कारण ये होता है कि यदि हम फिटनेस की बातें करें तो अपन को फिजिकल फिटनेस होनी चाहिए, मेंटल फिटनेस होनी चाहिए, इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण इमोशनली फिटनेस होनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है। नहीं तो आजकल इमोशनली जो फिट नहीं होते हैं तो वैसे ही विद्यार्थी तनाव में चला जाता है, मेरे बारे में कौन सोचेगा, क्या सोचेगा, उसने यूं बोल दिया, वो बोल दिया, तो उन सबको दरकिनार करते हुए इस पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। सही बात। और यदि कोई अपन तैयारी के दौरान सर अच्छा साथी कोई है, तैयारी वाला मेट है, तो उसके साथ अपन तैयारी करते हैं तो उसका बहुत बेनिफिट होता है। तो इसको सर एग्जांपल से देखें तो जैसे मैथ का, मैंने मैथ पढ़ी है तो उस हिसाब से बताता हूँ। जैसे कि ए और बी, ए काम करता है ए स्क्वायर, तो बी काम बी स्क्वायर करेगा, लेकिन दोनों मिलके काम करें ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab है वो एक तरीके से दोनों की साथ में की गई मेहनत है, उसका एक बाई प्रोडक्ट है। बहुत शानदार बात बोली, गणित के माध्यम से समझा दिया बच्चे ने, इस मुकेश ने, कंपाउंड इफेक्ट। ठीक है ना, अपन साइंस में यौगिक प्रभाव पढ़ते हैं, याद रखना यही चीजें हैं। जब दो व्यक्ति बहुत अच्छे मिल जाते हैं तो याद रखना एक की मेहनत दूसरे के काम आती है, दूसरे की मेहनत एक के काम आती है, और वो परिणाम का जो प्रतिशत है वो बढ़ जाता है, याद रखना। तो ये कंपाउंड इफेक्ट जो है वो हमें कहीं ना कहीं हमारी पढ़ाई में बड़ा योगदान देता है। तो अच्छे साथी को चुन के भी आप आगे बढ़ सकते हैं।
आप शायद मैथ के स्टूडेंट रहे। हाँ सर, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का स्टूडेंट रहा है, उसके बाद ज्योग्राफी को बनाया, याद रखना। इससे उन बच्चों के लिए भी एक बड़ा सवाल होता है कि सर हमने तो आर्ट्स पहली बार ली है, ह्यूमैनिटी का विषय पहली बार चुना है, हम कैसे कर पाएंगे, हम तो साइंस के स्टूडेंट हैं। बहुत बड़ी प्रेरणा है कि मात्र 6 महीने इन्होंने विषय को दिया है। 6 महीने दिए होंगे ना अप्रैल से। हाँ, क्योंकि एग्जाम फाइनल ईयर एग्जाम थी, निश्चित ही नहीं था कि मैं शामिल हो पाऊंगा नहीं हो पाऊंगा, लेकिन उसके बाद कॉन्फिडेंस आया, उसके बाद एग्जाम से पहले 20 दिन पहले रिजल्ट आता है। कितनी बड़ी चीज है, याद रखना। और उस विषय को 6 महीने मात्र में अच्छे से प्रिपरेशन करके। चलिए साइकोलॉजी में तो 2020 से मेरे से जुड़े हुए थे, दोबारा से इन्होंने कोर्स ले लिया ग्रेड फर्स्ट का, प्लस स्टेज 3 भी इन्होंने साइकोलॉजी की ले रखी थी, लेकिन सब्जेक्ट को मात्र 6 महीने में बहुत अच्छे से तैयार कर लिया इन्होंने, और अपने खुद के नोट्स इन्होंने बना लिए। बहुत बड़ी चीज होती है, जबकि इनका बैकग्राउंड साइंस का रहा है, मैथ का रहा है। तो यही कहना चाहूंगा कि कभी भी अपनी कमियों पे ध्यान ना देखिए कि मैं क्या कर सकता हूँ, ये बहुत जरूरी है। और बताएं मुकेश। और सर मैं काफी विद्यार्थी जैसे मिले मुझे काफी दिनों से, तो सबके कॉमन सवाल ये थे, हम इसके लिए क्या पढ़े, हम उसके लिए क्या पढ़े, और इसके अलावा एक चीज और रहती है, मैं ये करूं वो करूं। तो ये मैं ये कहना चाहूंगा कि खुद आप सहयोग जरूर ले सकते हैं, किसी का मत जानकर कि आपको क्या लगता है, लेकिन उस पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर वो दूसरे का डिसीजन खुद नहीं लेना चाहिए। डिसीजन हमेशा खुद का ही होना चाहिए। बहुत बड़ी बात चीज बोली है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुकेश की हर एक बात आप अप्लाई कर सकते हैं। अपने डिसीजन लेने हैं, अपने अंतर्मन की सुननी है। हर व्यक्ति अलग अलग बात बोलेगा। आज मुकेश अलग बोल रहा है, इसने जो किया वो बोला, इसने इसके चेहरे की ईमानदारी आप देख सकते हैं। आज से आप दूसरी कोई रैंक वाला बच्चे की बात सुनेंगे तो वो अलग बात बोलेगा, तो आप उससे कंफ्यूजन हो सकते हैं कि सर हम फिर क्या करें। आप वो करें जो आपको बेहतर लगता है, जो आपको जहां सच्चाई दिखती है, ईमानदारी दिखती है कि मेरे लिए ज्यादा बेटर चीजें हो सकती हैं, वो मुझे करनी है। हर बच्चा एक दूसरे से डिफरेंट होता है, याद रखना। सबके अपने अपने तरीके होते हैं। आप कौन सा तरीका बेहतर तरीके से अपनाते हो, अप्लाई करते हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और सर जैसे निर्णय के बारे में मैं बताऊं तो खुद के हिसाब से जो परिस्थितियों के हिसाब से निर्णय लिए होते हैं वो हमेशा सहूलियत देते हैं। उसमें एग्जांपल जैसे मैं बताऊं तो मैंने अप्रैल से ज्योग्राफी पढ़ना स्टार्ट किया। काफी से मैंने पूछा, लिस्ट भी खूब पेज पर लिख के दी, इसके लिए ये बुक पढ़ लो। मैं मार्केट में जाके देखा तो वो बुक कम से कम मतलब इतने थे, तो वो मेरे लिए 6 महीनों में पढ़ना, वही शायद आदमी बेहोश हो जाए वो किताब देख कर। लेकिन मैंने उस हिसाब से खुद के हिसाब से डाला कि शायद मैं कोई ऑनलाइन कोर्स लूं, और वहां में वो सर ऑलरेडी एनसीईआरटी भी पढ़ चुके होंगे, सही बात है। वो सब बुक उन सर ने पढ़ ली होगी, तो मेरे लिए फायदा रहेगा कि मैं सीधे नोट्स ही पढ़ लूं। सही बात है। तो परिस्थिति के हिसाब से मैंने पढ़ा। हालांकि बुक्स ऑथेंटिक बुक्स होती है, उनको समय देना पड़ता है। समय देना, उनका समय जब आप 1-2 साल आपके पास बचे तो ऑथेंटिक बुक्स पे जाना चाहिए, निश्चित रूप से फायदेमंद होती है। लेकिन जब समय कम बचा, इसके पास समय कम था, तो इसे लगा कि कहीं ना कहीं मुझे सार रूप में जो चीजें मिल जाए तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो एकदम सही डिसीजन था आपका, एकदम से। और परिस्थिति अकॉर्डिंग डिसीजन ही वास्तव में बेहतर होता है। और कुछ मैसेज देना चाहेंगे? और सर मैं बाकी जितने भी स्ट्रीम के जो भी वीडियो देख रहे हैं उनको एक बात ये और कहना चाहूंगा कि ये जो 40% का रूल्स है ये कहीं ना कहीं बहुत बाधक है। काफी सारे स्टूडेंट, काफी मेरे मित्र भी थे जिनका मैसेज आया कि इसमें ये पेपर क्लियर नहीं होगा, इसमें नहीं आया। तो इनको दोनों को साथ लेके जो डेली चल रहे हैं तो उसके लिए बहुत ये फायदेमंद रहता है। सही बात है। ये 40% वाली बाधा को पार करने के लिए जरूरी है कि इसको साथ लेके चलें, क्योंकि सर मैथ्स के स्टूडेंट मैथ रीजनिंग कर लेते हैं तो 10 क्वेश्चन की लीड मिल जाती है, लेकिन आर्ट्स के लिए वो बड़ी चैलेंज होता जाता है। सही बात। काफी अच्छे मार्क्स विषय में होकर भी वो चयनित नहीं हो पाते हैं। सही बात बोलिए। सर करंट अफेयर के बारे में मैं कहना चाहूंगा, यदि आप कोई एक अच्छी पत्रिका पढ़ रहे हैं किसी की भी, तो उसमें लगभग सब सार रूप में सब आ जाता है। सब आ जाता है। कोई भी मैगजीन सुन सकते हैं, सबके करंट सबका अच्छा आता है, ऐसा कोई नहीं है। सब मैगजीन्स बढ़िया होती है। एक अच्छी मैगजीन को चुनिए और उस पर विश्वास करते हैं, उसका जो सार है वो तैयार करें। और उसको सर पढ़ने का, जैसे मैंने मेरे लिए करंट का तरीका रखा था वो मेरे लिए ऐसे फायदेमंद रहा। जैसे मैंने महीने एक मंथली में पढ़ता था, मंथली की मैं जैसे वो बुकलेट ला लेता था। कौन सी बुकलेट पढ़ी आपने? बुकलेट मैंने सर कॉस्मोस करंट अफेयर की उस टाइम आती थी। हाँ ठीक है। तो वो मैंने बुकलेट पढ़ी थी। उसमें मैंने 6 महीने से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था। 6 महीने से तो मैं डेली शाम को 20-25 मिनट डेली देता था। तो 6 महीनों में मेरी वो हर एक बुकलेट मेरे से 30 से 40 बार हो चुकी थी। तो लास्ट टाइम में काफी तैयारी करने वाले बोलते हैं फिर लास्ट में वो करंट पढ़ते हैं, तो वो जो पुराना सब्जेक्ट और फर्स्ट पेपर का रिवीजन हो चुका होता है उनको वो वापस समय नहीं भी दे पाते और वो पुराना काम का भूल जाते हैं। और वो करंट में से कोई गारंटी भी नहीं होती आए नहीं आए। सही बात। तो उसको शुरू से ही साथ लेके चले, डेली 20-25 मिनट देने से वो लास्ट तक उसका बर्डन नहीं है। बहुत बढ़िया चीज बोली है। करंट को भी आप साथ लेके चलें। चीजों को साथ लेके चलने से क्या है कि लास्ट में जाके प्रेशर नहीं आता। ये बहुत अच्छा बोला आपने।
और इसके लिए साइंस वगैरह के लिए तो वैसे आपका बैकग्राउंड था, साइंस साइंस के लिए सर अलग से नहीं पढ़ी, हाँ। मैंने मैथ्स के लिए पढ़ी थी, वो जनरल की आती है, हाँ, वो पब्लिकेशन की, हाँ। तो उसमें मैथ्स के काफी क्वेश्चन दे रखे थे, तो हाँ। उसका मेरा ये तरीका रहता था, मैंने कोई भी एक टॉपिक विशेष के कंटिन्यू क्वेश्चन नहीं करता था, जैसे कि आयतन आ गया तो भी 150 क्वेश्चन एक साथ कर लिए, मैं 5-5 क्वेश्चन टाइम लगा लेता था, 5 आयतन के, 5 उसके, घातांक के 5 उसके, उसको टाइम से मिक्स में करता था, क्योंकि एग्जाम में भी मिक्स में आते हैं। सही बात। बहुत अच्छे से आपको मेरे कोडिंग मुकेश ने एक चीज को क्लियर कर दिया है, कैसे फर्स्ट पेपर को टाइम देना है, कैसे सेकंड पेपर को देना है, कैसे साइकोलॉजी को अच्छे से तैयार करना है, हर एक चीज का पूरा एनालिसिस करके और अपनी परिस्थिति में कोडिंग चुनिए और आगे बढ़िए, जीत जाएंगे हम निश्चित रूप से। मुकेश, आपने कोई टाइम पीरियड तय किया था कि मुझे इतने घंटे पढ़ना है, या आप अपनी स्थिति के अकॉर्डिंग आपको जब अच्छा लगता था उसमें पढ़ते थे, कोई म्यूजिक वगैरह सुनते थे, या लगातार उस समय कोई पढ़ाई की, बताएं थोड़ा सा। जैसे सुविधा के अनुसार मैं पढ़ता था, और इसका टाइम के बारे में सर मैं कहना चाहूंगा, काफी लड़के टाइम देखते हैं, लाइब्रेरी में घिरी होती है कि इतने घंटे पढ़े, घंटे महत्वपूर्ण नहीं है, आपने कितनी पाठ्य सामग्री, अपना सिलेबस है उसका कितना भाग कितने समय में कवर किया, आपकी प्रोडक्टिविटी क्या है, सही बात, वो प्रोडक्टिविटी ज्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत बड़ी बात बोली है, प्रोडक्टिविटी यानी लास्ट का जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कितना महत्वपूर्ण है, कितने घंटे हैं महत्वपूर्ण कभी नहीं होता है, बार बार इस चीज को बोलता हूँ। और मुकेश, अंतिम रूप से क्या बोलेंगे बच्चों को? अंतिम रूप से सर एक मैं छोटी सी कविता है वो बोलूंगा, उससे पूर्व मैं ये कहना चाहूंगा कि यदि वीडियो के बाद मेरे जितने भी साथी गण हैं उनके कोई आपके कमेंट हो तो आप नीचे डाउट में डाल दीजिएगा, मैं मुकेश तक पहुंचा दूंगा और ये जवाब व्हाट्सएप नंबर आप व्हाट्सएप करना चाहें तो 8619089425 ओनली व्हाट्सएप है, आप इस पे जरूर करें, मुकेश से बात कर सकते हैं, आपको लगता है व्हाट्सएप मैसेज कर देना, कॉल तो मत करना, इसको परेशान करके मैसेज आप कर सकते हो, मैं समय मिलते ही बिल्कुल कर दूंगा सर। और एक मैं छोटी सी कविता के माध्यम से जरूर सबको एक बात, जो आजकल लोग मतलब काफी विद्यार्थी तैयारी करते हैं, उनका मानना होता है कि तैयारी के दौरान तनाव ग्रसित हो जाते हैं, स्वयं के डिसीजन नहीं ले पाते हैं, उनके लिए मैं एक छोटी सी कविता थी उसके माध्यम से कहना चाहूंगा। जी। तुम मन की आवाज सुनो, जिंदा हो ना शमशान बनो, पीछे की नहीं आगे की देखो, नई शुरुआत करो, मंजिल नहीं कर्म बदलो, कुछ समझ ना आए तो गुरु का ध्यान करो, तुम मन की आवाज सुनो। लहरों की तरह किनारों से टकराकर लौट मत जाना फिर सागर में, सांस में दम भरो फिर से, तुम मन की आवाज सुनो। सपनों को देखकर आंखें बंद मत करो, कुछ काम करो, सपनों को साकार करो, तुम मन की आवाज बनो। इम्तिहान होगा हर मोड़ पर, हार कर मत बैठ जाना किसी मोड़ पर, तकदीर बदल जाएगी अगले मोड़ पर, तुम अपने मन की आवाज सुनो। बहुत बड़ी चीज है, अपने मन की आवाज सुनो, परवाह किए बिना आगे बढ़ो, और किसी न किसी मोड़ पे रुक मत जाना, लगातार चलते रहना, एक दिन सफलता तुम्हारे कदम चुमेगी, याद रखना, यही हमारा जीवन है। तो मुकेश का बहुत शानदार साक्षात्कार रहा है, और निश्चित रूप से मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं, और मेरे लिए तो बड़ा प्राउडेबल क्षण होते हैं ऐसे, जो अपने स्टूडेंट जो है वो फर्स्ट रैंक हासिल करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मुकेश, बहुत बहुत शुभकामनाओं के लिए सर धन्यवाद। जो कोरोना के समय में इतना निराशावादी माहौल था उसमें भी मैंने आपको सुना, इसके लिए भी एक पॉजिटिव माहौल बनाए रखा, और जो साइकोलॉजी में मेरे को नया पाल लगाई है उसके लिए भी सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश। मैं चाहता हूँ कि अगली बार आप कॉलेज एजुकेशन में और एक अच्छी रैंक के साथ चयनित होकर दोबारा हमारे पास आए, बहुत अच्छा लगेगा, और बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि जितनी पॉजिटिविटी आप में है, जितना जज्बा आप में है, और मुझे उम्मीद है कि जिंदगी में खूब ऊंचाइयों को छूओगे, तो आपको बेहतर भविष्य की शुभकामनाएं। और आपकी मम्मी के लिए मैं ही कहूंगा कि उनकी तबीयत में बहुत सुधार हो, आपका परिवार जो है वो हमेशा हंसता और खिलखिलाता रहे, और आप जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो अच्छा नहीं कर पाते हैं, उन बच्चों के लिए भी आप जो है वो एक अच्छे गाइडेंस की भूमिका निभाएं। तो मुकेश को बहुत सारी शुभकामनाएं, और आप सब लोगों को भी यही कहूंगा कि ऐसे बच्चों से हमें यही सीखना है कि समय कभी कम नहीं होता है, उस समय का हम कैसे बेहतर मैनेजमेंट करते हैं, इस पे हमारा जीवन, हमारा संघर्ष, हमारी सफलता निर्भर करती है। परिस्थितियां सबकी खराब होती हैं, इसने घर पे रह के पढ़ाई की, माहौल घर का पता है, मम्मी की तबीयत खराब रहती है तो कहीं ना कहीं तनाव बहुत रहता है, और खेती भी ये करता था, ऐसा नहीं है कि इसने कंप्लीटली पढ़ाई की है, खेत में भी हाथ बटाता था पापा के साथ। तो ये बहुत बड़ी चीज होती है कि हम चीजों को बैलेंस करते हुए भी आगे बढ़ते हैं, एक न एक दिन बहुत अच्छी स्थिति में हम कहीं आते हैं। तो मुकेश की फर्स्ट रैंक के लिए बहुत सारी अवनी एजुकेशन परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।